साथ में मनदीप। लाख टकी की बात में आज सबसे पहले बात करेंगे योगी मॉडल की, जिसकी तारीफ खुद मौलाना भी कर रहे हैं। कह रहे हैं थोड़ा सख्त है लेकिन सही है। इसके साथ ही आज बात होगी मुस्लिम वोट के लिए सपा और एआईएमआईएम के बीच मचे घमासान की। मुस्लिम वोट के खातिर अखिलेश वर्सेस ओवैसी की सियासत अब तेज हो गई है। साथ ही बात करेंगे देवभूमि की, जहां पर हरिद्वार में होने वाले कुंभ में अभी से गैर हिंदुओं की नो एंट्री की बात चल रही है। संत समाज मुखर है तो मुस्लिम धर्मगुरु विरोध में उतर आए हैं। और चलते चलते बात यह भी होगी कि खेल प्रतियोगिताओं में किस तरह से काशी में वॉलीबॉल प्रतियोगिता की धमाकेदार शुरुआत हुई है, जहां पीएम ने खुद बच्चों का हौसला बढ़ाया और खेलों को बढ़ावा, युवाओं पर फोकस की बात कही है। यूपी का योगी मॉडल एक बार फिर से सुर्खियों में है। एक मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना सफदर हुसैन बाकरी ने सीएम योगी आदित्यनाथ की खुलकर तारीफ की है। मौलाना ने कहा कि योगी मॉडल में सख्ती तो है, लेकिन इससे समाज को बहुत फायदा हुआ है। समाजवादी पार्टी के समय गुंडागर्दी चरम पर हुआ करती थी। अब कानून का राज कायम है और सरकार इंसाफ की लड़ाई लड़ रही है, लेकिन इस तारीफ पर सपा ने ऐतराज जताया है। आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। यूपी का योगी मॉडल चर्चा का विषय बना है। इसकी तारीफ मौलाना सफदर हुसैन बाकरी भी कर रहे हैं। उन्होंने सीएम योगी के मॉडल को सराहते हुए कहा, योगी मॉडल थोड़ा सख्त है लेकिन इससे बहुत फायदा हुआ है। देखिए, योगी मॉडल जो है वो थोड़ा सा शिद्दत वाला है, थोड़ी शिद्दत है योगी मॉडल में। वैसे योगी से हमें फायदा बहुत मिला, इसलिए कि हमने देखा था समाजवादी के ज़माने में छोटे छोटे आदमी गुंडे थे। हमने देखा था कोई अगर झगड़ा होता था ना तो थाने में जा नहीं सकते थे, इसलिए कि हर आदमी नेता था। अब जो है इंसाफ की जंग है, हर आदमी से। योगी ने मुझसे कभी कुछ नहीं कहा, योगी ने सीधे साधे आदमी से कभी कुछ नहीं कहा। योगी किससे कहता है? जिनके यहाँ 2 नंबर का है। योगी किससे कहता है? जिन्होंने अवैध जगहों पे कॉलोनियां बसा ली हैं। लेकिन मौलाना की इस सराहना पर समाजवादी पार्टी भड़क गई। सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने कहा कि हिंदुस्तान का मुसलमान दहशत में जी रहा है, मुसलमानों पर मनोवैज्ञानिक दबाव है। मौलाना साहब की मजबूरी है, हिंदुस्तान का मुसलमान आज दहशत में है। इसके अलावा बेचारा वो क्या कह सकता है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि आज देश के जो मुसलमान हैं उनके ऊपर एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव है कि उनको दूसरे दर्जे का नागरिक समझा जा रहा है, उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। और मैं समझता हूँ ये दहशत का जो माहौल है वही भाषा मौलाना बोल रहे हैं। वहीं योगी सरकार ने इस विवाद पर पलटवार किया। मंत्री असीम अरुण ने कहा कि यूपी का योगी मॉडल कानून के राज का मॉडल है, ये किसी एक व्यक्ति का मॉडल नहीं, जैसे सपा सरकार में था। बिल्कुल सही बात है कि जो योगी मॉडल ऑफ गवर्नेंस उत्तर प्रदेश का है, ये सख्ती पे आधारित है। और सख्ती मतलब कानून की सख्ती। ये कानून के राज का मॉडल है, किसी व्यक्ति के मनमर्जी का मॉडल नहीं है। सपा के समय हर गांव में एक व्यक्ति ऐसा बन गया था जो अपने आप को मुख्यमंत्री समझता था और उसके कहने पे थाना चौकी चले, ऐसा होता भी था। योगी मॉडल की जहां एक तरफा सराहना हो रही है, वहीं विपक्ष इसे दहशत का नाम दे रहा है। लेकिन जमीनी हकीकत सभी को पता है। यूपी में सख्त कानून व्यवस्था की ही देन है कि आए दिन अपराधी माफी मांगते फिर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। साल 2027 के हरिद्वार कुंभ मेले से पहले उत्तराखंड में बड़ा सियासी और धार्मिक सरगर्मी का माहौल बन गया है। पुष्कर सिंह धामी सरकार हरिद्वार और ऋषिकेश को सनातन पवित्र नगरी घोषित करने पर विचार कर रही है। अब सूत्रों के अनुसार इसमें गंगा के सभी 105 घाटों और पूरे कुंभ क्षेत्र में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और इसके लिए संत समाज लंबे समय से इसकी मांग कर रहा है। रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। हरिद्वार कुंभ मेला क्षेत्र को गैर हिंदू प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित करने की साधु संतों ने मांग उठाई। हर की पैड़ी की तर्ज पर करीब 105 घाटों पर गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग की है।
अयोध्या के कुछ साधु संतों ने उत्तराखंड सरकार से मांग की कि कुंभ के दौरान धार्मिक स्थलों की पवित्रता बनाए रखने के लिए कड़े निर्णय लिए जाएं। संतों का कहना है कि कुंभ मेले का आयोजन धार्मिक आस्था और परंपराओं से जुड़ा है। धामी सरकार को चाहिए कि तत्काल फैसला लेकर के उन पावन नगरी में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित कर देना चाहिए। अगर ऐसा करता है तो अत्यंत सराहनीय रहेगा। ये मैं सरकार से वहाँ का मांग करता हूँ कि पावन पर्व को देखते हुए वहाँ पर गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित करने का आदेश जारी करे। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि पूरे उत्तराखंड को गैर सनातनी को पूरे खाली करो। सनातनी के अलावा और कोई नहीं रहा है। जितने भी धार्मिक प्लेस है, धार्मिक जगह है, हर एक जगह अन्य कौम, अन्य मजहब, अन्य संप्रदाय का कौन सा काम जिनको सनातन में आस्था नहीं। हरिद्वार कुंभ मेला क्षेत्र को गैर हिंदू प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित करने को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि हरिद्वार धार्मिक नगरी है, देवभूमि का देवत्व बना रहे। इस प्रकार सरकार गंभीरता से इसके साथ विचार कर रही है। पुराने एक्ट का भी अध्ययन किया जा रहा है। इस पर हम बहुत गंभीरता से विचार कर रहे हैं कि वहाँ की पवित्रता बनी रहे, वहाँ का देवत्व बना रहे। माँ जो गंगा की एक तरह से मान्यता है, हमारी पौराणिक धार्मिक मान्यताएं हैं, वो मान्यताएं भी हमारी स्थापित रहें। वो पूज्य स्थल का नाम और उसका महत्व वो किसी प्रकार से खराब न हो, उसके लिए हम सभी पहलुओं का अध्ययन कर रहे हैं। और पहले के जो हरिद्वार के एक्ट वगैरह बने हुए हैं, जहां संत मुखर होकर अपनी मांग उठा रहे हैं तो वहीं इसका विरोध शुरू हो गया है। आज परिस्थिति ऐसी आई है कि आज जो दूसरे धर्म के या जो अदर धर्म है, विरोधी धर्म है या जो गैर सनातनी है, उनके द्वारा कहीं न कहीं सनातन के प्रति कुठाराघात निरंतर की जा रही है। हुकूमत एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए, एक मजहब के प्रचार के लिए काम कर रही है। कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साहब से कहना चाहता हूं कि वो एक मजहब का प्रचार ना करें, और अगर एक मजहब का प्रचार करेंगे और ऐसी व्यवस्था करेंगे कि मुसलमान वहां पर ना आए तो फिर इसका जम करके विरोध किया जाएगा। अब सरकार इस पर क्या फैसला लेती है ये देखने वाली बात होगी। हालांकि सरकार की तरफ से अब तक इस पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव की बिसात बिछनी शुरू हो गई है। मुस्लिम वोट बैंक को लेकर सियासी पार्टियां पूरी ताकत लगा रही हैं। इसी कड़ी में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा कटाक्ष किया। ओवैसी के बयान पर समाजवादी पार्टी ने भी निशाना साधा है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए अखिलेश यादव को सीधी चुनौती दी। ओवैसी ने कहा, मुसलमान अब अपना अलग सियासी नेतृत्व बनाएंगे, जिससे समाजवादी पार्टी की मुस्लिम वोटों पर निर्भरता खत्म हो जाएगी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, मुसलमानों की सियासी क़यादत बनेगी और अखिलेश यादव की दुकान बंद होगी। ओवैसी का इशारा साफ है कि यूपी में मुस्लिम वोटों को लेकर एसपी की पारंपरिक पकड़ कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। एआईएमआईएम पहले से ही मुस्लिम बहुल सीटों पर फोकस कर रही है और 2027 में बड़ा दखल देने की तैयारी में है। कान खोलकर सुन लो, मुसलमानों की सियासी लीडरशिप बनेगी इंशाअल्लाह ताला। ये संविधान मुझे इस बात की इजाजत देता है। अब अबू आसिम साहब और अखिलेश यादव जानते हैं कि जिस दिन मुस्लिम अक़लियत की सियासी लीडरशिप बनेगी, इनकी दुकान खत्म हो जाएगी। ओवैसी के इस बयान पर समाजवादी पार्टी भड़क गई। सपा के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने पलटवार करते हुए कहा कि ओवैसी गलतफहमी के शिकार हैं। दुनिया की कोई ताकत अखिलेश यादव की दुकान बंद नहीं कर सकती। अखिलेश और समाजवादी पार्टी जिंदा और मजबूत पार्टी है, जो मुस्लिम समुदाय के हितों की रक्षा करती रहेगी।
दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो अखिलेश यादव जी की दुकान को बंद कर दे। हाँ, मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि कुछ लोगों को गलत फहमियाँ हैं, उनकी दुकानें जरूर बंद हो जाएंगी। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी एक जनता पार्टी है और मैं समझता हूँ कुछ लोग जाने अनजाने भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा इस बयान का और कोई अर्थ नहीं। दरअसल यूपी में मुस्लिम वोटर्स करीब 19% हैं, जो किसी भी पार्टी की जीत हार तय कर सकते हैं। समाजवादी पार्टी लंबे वक्त से MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण पर सवार है, लेकिन ओवैसी की AIMIM अब इस समीकरण को तोड़ने की कोशिश में है। 2022 के चुनावों में भी AIMIM ने कुछ सीटों पर SP को नुकसान पहुंचाया था। अब 2027 से पहले ये सियासी जंग और तेज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब बात करते हैं 21 साल पुरानी उस खौफनाक कहानी की कि जब उत्तर प्रदेश के मऊ में सांप्रदायिक दंगे ने पूरे शहर को आग के हवाले कर दिया था। 14 अक्टूबर 2005 रामलीला के मंचन से शुरू हुआ विवाद इतना भयावह हो गया कि 17 लोगों की जान चली गई। शहर 35 दिनों तक कर्फ्यू की चपेट में रहा और रेल सेवाएं ठप रहीं। तत्कालीन विधायक मुख्तार अंसारी खुली जिप्सी में हथियार लहराते दंगाइयों का हौसला बढ़ाते सड़कों पर कोहराम मचाते नजर आए थे। मुलायम सिंह यादव की सरकार में माफियाओं के इस आतंक के खिलाफ बीजेपी ने विधानसभा का घेराव किया था। तत्कालीन युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष अशोक कटारिया सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज हुआ और उन्हें अलग अलग जिलों की जेलों में बंद कर दिया गया। आज जब योगी सरकार ने मुख्तार और अतीक जैसे माफियाओं का आतंक खत्म कर दिया, तब उन पुराने मुकदमों की फाइलें अब खुल रही हैं और बीजेपी के उन तमाम नेताओं को 21 साल के बाद राहत की उम्मीद जग रही है। पूर्व परिवहन मंत्री, भाजपा नेता और MLC अशोक कटारिया और अन्य पर दर्जा मुकदमे की वापसी के प्रार्थना पत्र को MP MLA कोर्ट ने स्वीकार कर दिया है। तो राज्य सरकार की ओर से पैरवी की गई और सारी बात माननीय न्यायालय के समक्ष रखी गई। माननीय न्यायालय ने कहा कि यह आदेश त्रुटिपूर्ण है, तो उन्होंने उस आदेश को निरस्त करते हुए साथ में मजिस्ट्रेट कोर्ट को यह भी कहा, MP MLA जो मजिस्ट्रेट कोर्ट है उसको यह भी कहा कि सारी विधिक प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद आप उचित आदेश पारित करिए, क्योंकि उसमें हाईकोर्ट की लीव लेना जरूरी होता है और माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था को पूरी तरीके से उन्होंने इसमें पूरे अपने आदेश में रखा है इस चीज़ को। तो ये क्या लग रहा है कि अब ये केस वापसी की तरफ है? हाँ, केस वापसी की तरफ। खुली जिप्सी में असलहों को लेकर मऊ मुख्तार की सड़कों पर घूमता रहा। 35 दिन तक कर्फ्यू लगा रहा, रेलवे तक बंद हुआ। मीटिंग के नाम पर वहां के आला अधिकारियों को ले आकर PWD के गेस्ट हाउस में उसने बंद कर दिया और कोई कार्रवाई उस समय की तत्कालीन मुलायम सरकार ने जब नहीं किया, तब भारतीय जनता युवा मोर्चा ने अशोक कटारिया जी, जो उस समय युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष थे, मैं उस समय उत्तर प्रदेश का प्रदेश उपाध्यक्ष था, उन अशोक कटारिया जी के नेतृत्व में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने विधानसभा का घेराव किया था और उस विधानसभा के घेराव में हम लोगों के ऊपर बर्बर लाठीचार्ज हुआ। उसके बाद हम सबों की गिरफ्तारी हुई। पूरे मऊ में गुंडागर्दी का परचम फहराया, पूरी गुंडागर्दी की गई, लोगों को मारा गया, लोगों की हत्याएं की गई, बड़ी संख्या में लोग मारे गए उसमें। और मुख्तार अंसारी खुली जीप में घूमते रहे दंगा रोकने के नाम पर। वो फोटो पूरा देश में देखा था कि किस तरह की गुंडागर्दी हो रही है। और उसके बाद जब ये मामला उठा, बीजेपी ने विरोध किया था, इसमें काफी आंदोलन हुआ था, तो लोग गिरफ्तार भी हुए। 14 अक्टूबर वर्ष 2005 मऊ में रामलीला की वो शुरुआत हो चुकी थी और रात का समय था। उस समय अध्यात्म और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का मंचन शुरू हुआ था कि मदरसे के छात्रों ने रामलीला के उस जब मंचन कार्यक्रम हो रहा था उसके माइक का तार ही खींच लिया। उसके बाद हिंदू आक्रोशित हुआ और पुलिस मौके पर पहुंची और मदरसे के जो मुस्लिम छात्र थे उनको पकड़कर थाने ले गए। उसी दौरान मुख्तार अंसारी वहां से विधायक थे और उन्होंने उन मुस्लिम आरोपियों को थाने से ही छुड़वा दिया, जिसके बाद विवाद शुरू हुआ और राम प्रताप यादव की साड़ी खाना के पास मऊ में बॉडी मिली और बड़ी संख्या में हिंदू वहां इकट्ठे हुए। आक्रोशित हिंदुओं को देखकर मुख्तार अंसारी जिप्सी से खुलेआम असलहे लहराते हुए
पहुंचे और हिंदुओं को खुद उन्होंने खदेड़ना शुरू कर दिया। बस यहीं से मऊ दंगे की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से वॉलीबॉल प्रतियोगिता की धमाकेदार शुरुआत हो गई है। पीएम मोदी ने वर्चुअली इस टूर्नामेंट का शुभारंभ किया, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिगरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मौजूद रहे। पीएम और सीएम ने खेलों के विकास और भारत की बढ़ती खेल शक्ति पर जोर दिया। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। वाराणसी के सिगरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में वॉलीबॉल प्रतियोगिता का रंगारंग आगाज हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ मैदान पर मौजूद रहे और खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि 2014 के बाद से केंद्र सरकार लगातार खेलों के विकास पर फोकस कर रही है। भारत की डेवलपमेंट स्टोरी और वॉलीबॉल में भी बहुत सी बातें कौन देखता है। वॉलीबॉल हमें सिखाती है कि कोई भी जीत अकेले नहीं होती। हमारी जीत हमारे कोऑर्डिनेशन, हमारे विश्वास और हमारी टीम की तत्परता पर निर्भर होती है। वहीं सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ग्रास रूट लेवल से खेलों को बढ़ावा दे रही है। गांवों से लेकर जिलों तक नए स्टेडियम और खेल सुविधाएं बनाई जा रही हैं। यूपी के युवाओं को विश्व स्तरीय प्लेटफॉर्म मिले, इसके लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। हर स्तर पर खेल कूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयास प्रारंभ हुए हैं। आज उसी का परिणाम है कि देश स्तर पर ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ गेम्स में और इंटरनेशनल वर्ल्ड चैंपियनशिप की प्रतियोगिताओं में आज हमारा खिलाड़ी बड़ी संख्या में प्रतिभाग कर रहा है और प्रतिभाग करने के साथ ही आज वह देश के लिए पहले की तुलना में कई गुना ज्यादा मेडल भी प्राप्त कर रहा है। इस प्रतियोगिता में देश भर से वॉलीबॉल खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। उद्घाटन के बाद रोमांचक मुकाबले शुरू हो गए। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के संदेश से खिलाड़ियों में जोश दोगुना हो गया है। ये टूर्नामेंट न सिर्फ खेल प्रतिभाओं को निखारेगा, बल्कि खेलो इंडिया और फिट इंडिया अभियान को भी मजबूती देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। महज 30 मिनट के भीतर अमेरिका ने एक देश को अपने शिकंजे में कस लिया। आखिर क्यों अमेरिका ने ऐसा किया? क्यों निकोलस मादुरो ट्रंप की आंखों में खटक रहे थे? इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। क्यों मादुरो को दुश्मन मानता है ट्रंप प्रशासन? क्या है वेनेजुएला पर हमले की क्रोनोलॉजी? वक्त कितना बेरहम हो सकता है, निकोलस मादुरो से बेहतर कौन समझता होगा। 21 नवंबर 2025 का ये वीडियो देखिए, जिसमें निकोलस मादुरो नो वॉर येस पीस के रिमिक्स पर थिरक रहे हैं। जिस शख्स को दुनिया आज हथकड़ी में देख रही है, वही मादुरो कुछ हफ्ते पहले कैमरे के सामने मुस्कुरा रहे थे, नो वॉर येस पीस कहते हुए डांस कर रहे थे। लेकिन इतिहास बताता है, सत्ता का नशा अक्सर सच की आहट नहीं सुन पाता, और जब सुनाई देती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। We're going to run the country until such time as we can do a safe, proper, and judicious transition. So we don't want to be involved with having somebody else get in, and we have the same situation that we had for the last long period of years.
So we are going to run the country until such time as we can do a safe, proper, and judicious transition. And it has to be judicious because that's what we're all about. We want peace, liberty, and justice for the great people of Venezuela. लेकिन निकोलस मादुरो के लिए ये हालात आखिर अचानक कैसे बदले? वेनेजुएला पर हमले की क्रोनोलॉजी क्या है? इसे समझने के लिए हमें इतिहास की परतों में झांकना होगा। वेनेजुएला में पनपे इस हालात की जड़ें सालों पीछे जाती हैं। 2013 में हाइगो चावेज की मौत के बाद मादुरो सत्ता में आए, लेकिन उनकी वैधता शुरू से ही सवालों में रही। 2018 के चुनावों को अमेरिका और कई पश्चिमी देशों ने मान्यता नहीं दी। इसके बाद अमेरिका ने वेनेजुएला पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए, खासकर तेल सेक्टर पर। वॉशिंगटन का आरोप रहा कि मादुरो सत्ता बचाने के लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर कर रहे हैं। 2020 में अमेरिका ने मादुरो पर नार्को टेररिज्म और ड्रग्स तस्करी के आरोप लगाए और इनाम घोषित किया। तनाव लगातार बढ़ता गया। वेनेजुएला रूस, चीन और ईरान के करीब जाता गया और अमेरिका इसे अपने रणनीतिक हितों के लिए खतरा मानने लगा। यहीं से टकराव खुली टकराहट की तरफ बढ़ गया। फिर वो हुआ जिसकी आशंका शायद किसी को नहीं थी। आधी रात में अमेरिका की डेल्टा फोर्स ने एक बेहद ही सधा हुआ ऑपरेशन शुरू किया। ये ऑपरेशन पूरी तरह गोपनीय था। कराकास के कुछ हिस्सों में अचानक बिजली गुल हो गई, संचार व्यवस्था ठप पड़ने लगी। अमेरिकी डेल्टा फोर्स ने मादुरो के संभावित सुरक्षित ठिकानों को घेर लिया। ड्रोन और सैटेलाइट निगरानी पहले से ही एक्टिव थी। कुछ ही घंटों में सैन्य ठिकानों पर सीमित लेकिन सटीक हमले किए गए। मादुरो को उनके एक सेफ हाउस के पास हिरासत में लिया गया।